अब जरा चाइना ताइवान के बारे में देख लीजिए। ताइवान वैसे एक आजाद मुल्क है, लेकिन चाइना हमेशा ये कहता है कि वन चाइना पॉलिसी, ये हमारा ही इलाका है और इसका यूनिफिकेशन आज नहीं तो कल होगा। चाइना ताइवान तनाव जो है वो फिर से चरम पर है। ताइवान ने चीन को खुली चुनौती दी है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते का बयान, ताइवान की संप्रभुता बचाने की कसम खाता हूं और किसी भी तरीके से हमारे लोगों की और हमारे देश की संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा, ये मैं अहद लेता हूं, ये मैं कसम लेता हूं। ये कहना है ताइवान के राष्ट्रपति का। और ये क्यों कहना पड़ा उनको? वो इसलिए कहना पड़ा कि 1 तारीख को शी जिनपिंग ने न्यू ईयर स्टेटमेंट में एक बात कही कि द यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान विद चाइना इज अनस्टॉपेबल। आज नहीं तो कल ये यूनिफिकेशन होकर रहेगा। और आप जानते हैं, हमारे दर्शक जो लगातार टीवी 9 भारतवर्ष देखते रहे हैं वो जानते हैं ये बात कि चाइना ने अपना लक्ष्य बना रखा है 2027 तक पूरी तरह ताइवान पर हमले के लिए तैयार रहा जाए। ये शी जिनपिंग कह चुके हैं और इसे डेविडसन विंडो कहते हैं। 2027 तक पूरी तरीके से तैयार रहो ताइवान लेने के लिए, यह बात कही है शी जिनपिंग ने, डेविडसन विंडो। और 2049 जो कि चाइना 100 साल मनाएगा अपनी स्थापना के, उस समय तक ताइवान उसका हिस्सा होना चाहिए। यह डेडलाइन भी फिक्स की जा चुकी है। अब अगली खबर देखिए, चीन की विस्तारवादी नीति पर ताइवान का हमला। डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने की तैयारी में जुटा ताइवान। नए साल के संबोधन में राष्ट्रपति का ऐलान, लोकतंत्र की सुरक्षा प्राथमिकता, कहा ताइवान के राष्ट्रपति ने। चीन के सैन्य अभ्यासों के बाद ये ताइवान के राष्ट्रपति का बयान है। ताइवान खुद को स्वतंत्र मानता है, कहा ताइवान के राष्ट्रपति ने। आप जानते हैं 2 दिन की लाइव फायर ड्रिल की है चाइना ने ताइवान को घेरते हुए। न जाने कितनी रॉकेट्स, मिसाइल छोड़ी गई, वहां के तमाम बंदरगाहों को एक तरीके से ब्लॉक किया गया। अगर ताइवान पर चाइना अटैक करता है तो बाहर की कोई मदद ना आने पाए, इंश्योर करते हुए बंदरगाहों को ब्लॉक किया गया और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की गई। ताइवान से टेंशन के बीच चीन का युद्ध अभ्यास जो हुआ वो भी देख लीजिए। चीन ने जस्टिस मिशन, इसे मिशन जस्टिस नाम दिया और दिसंबर के आखिर में 2025 की ड्रिल शुरू की। ताइवान स्ट्रेट में चीनी लड़ाकू विमान घुसे। ताइवान की एयरफोर्स हाई अलर्ट पर रही और यहां पर पूरी तरीके से ताइवान के द्वीप को घेर कर यह बताने की कोशिश की कि हमारी ताकत के सामने तुम नगण्य हो, तुच्छ हो। यहां क्या क्या हुआ? ताइवान के F-16 जेट ने चीनी जेट को लॉक किया। ये बताने की कोशिश की कि तुम हिमाकत करोगे तो हम अपनी धरती की रक्षा करेंगे। चाइनीज जेट J-16 को ताइवान ने हवा में लॉक किया। हवा में F-16 J-16 का सीधा आमना सामना हुआ। एशिया प्रशांत क्षेत्र में युद्ध के खतरे का एक बड़ा अखाड़ा ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब डॉक्टर प्रिया हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रिया, ये जो है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये केवल ब्रिंकमैनशिप है, ये केवल ये दिखाना है ताइवान को कि हम यूनिफिकेशन को लेकर हमेशा गंभीर हैं। गंभीरता दिखाते रहने के अलावा इसका कोई और संदर्भ और कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसी तरीके से चाइना हर दिन भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया वाला बात करके, जब वो लोग शायद इसके लिए इम्यून हो जाएंगे, किसी दिन हमला बोल देगा। प्रिया, डॉक्टर प्रिया, योर कमेंट प्लीज। दैट इज ट्रू। चाइना ये जो ड्रिल्स कर रही है ये करती आती है, और जब भी उस चाइना को प्रेसिडेंट लाई से कुछ गुस्सा होता है तो ड्रिल्स कर देते हैं, मिलिट्री ड्रिल्स। एंड अभी नॉट ओनली फॉर ताइवान, ये वार्निंग है आई थिंक यूएस के लिए भी कि ताइवान को इतना सपोर्ट मत करो, ताइवान को इतने वेपन्स मत बेचो, क्योंकि अभी रिसेंटली एक और वेपन सेल अप्रूव हो चुका है ताइवान के लिए। ये वार्निंग साइन है सबके लिए। ये अमेरिका के साथ आज तक का सबसे बड़ा हथियार सौदा है ताइवान के लिए। लेकिन ये थ्रेट तो हमेशा से चाइना की बनी रही है। ताइवान क्या इस बार जो कह रहा है उसकी तैयारियों में कुछ अलग दिखाई देगा? आपको लग रहा है वो भी गंभीर है, इस थ्रेट का परसेप्शन और सीरियस हो गया है, या वैसा ही रहा है जैसा हमेशा से रहा है? ये अभी जो प्रेसिडेंट हैं ये चाहते हैं, ये सब यहाँ के सिटीजन्स को कह रहे हैं कि अगर चाइना ये सब ब्रिंकमैनशिप कर रहा है तो हमें भी प्रिपेयर रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर जो सिविल डिफेंस लोगों को बताना कि अगर इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। ताइवान में दूसरी इमरजेंसीज भी होती हैं, अर्थक्वेक्स भी होती हैं, टाइफून भी होती हैं। इन जनरल इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, एक दूसरे को कैसे हेल्प करना चाहिए, ये सब आजकल गवर्नमेंट बता रही है सबको। उन्होंने एक बुकलेट भी छापी है इस बारे में।
तो लोगों में जैसे अवेयरनेस, अलर्टनेस होनी चाहिए। लेकिन आपने जब शुरू में अभी कहा था कि प्रेसिडेंट ने ये चैलेंज दिया है चाइना को, एक्चुअली उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपना स्टेटमेंट या स्टैंड कभी नहीं चेंज किया है। ताइवान को अपना खुद का झंडा है। आपने शुरू में कहा था किसी देश को अपना खुद का झंडा है। ताइवान को खुद का झंडा है, खुद की गवर्नमेंट है, खुद की करेंसी है, खुद का टेलीफोन कंट्री कोड है। तो उसको, ताइवान को जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना। ताइवान एक सॉवरेन नेशन है, यहाँ इलेक्शंस होते नहीं, हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मोस्ट इसमें फ्रीएस्ट कोई कंफ्यूजन नहीं है, डेमोक्रेसी। लेकिन कंफ्यूजन आपकी तरफ से नहीं है, कंफ्यूजन चाइना की तरफ से तो हमेशा रहा है ना। चाइना की तरफ वो से यूनिफिकेशन की हाँ, बात हमेशा करता है, वो अनस्टॉपेबल हमेशा यूनिफिकेशन। करते हैं और अब मैं दूसरी एक बात और countries को आपसे bully जानना करते चाहता हूं हैं। मैम, एक बात और आपसे जानना जी। चाहता हूं। ये थ्रेट हमेशा से बना रहा ताइवान के ऊपर, लेकिन इस बार जब इसकी गंभीरता को कुछ ज्यादा देखा जा रहा है, तो वो ड्रिल्स जो आप हमेशा से होती देखती आई हैं, जहां सिविल डिफेंस की भी ड्रिल्स होती हैं, उन ड्रिल्स की फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी गई है, इंटेंसिटी और बढ़ा दी गई है क्या इधर? ड्रिल्स फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ी है। एक साल में ड्रिल होती है, एवरी ईयर ड्रिल होती है, लेकिन उसका स्केल बढ़ाया है। और उसमें पहले सिर्फ मिलिट्री वाले करते थे और पहले से पता होता था, स्क्रिप्ट पहले से पता होती थी क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन अभी ज्यादा रियलिस्टिक स्टाइल में कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स को, ज्यादा पब्लिक को, प्राइवेट कंपनीज को, जैसे यहाँ पर एक बड़ा सुपरमार्केट का चेन है, अगर कुछ इमरजेंसी हो तो वो सुपरमार्केट क्या रोल प्ले कर सकता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज, इमरजेंसी सप्लाईज, ये सब इस साल एक बात और समझना चाहता हूं मैम, वो तो चाइना की तरफ से लगातार डेडलाइन 2027 के तौर पर या 2049 के तौर पर दी जाती रही है। आपके अपने इंटेल ने भी कुछ अभी इसको लेके क्या कोई जानकारी जुटाई है कि एक्चुअली थ्रेट किस ईयर में आप लोगों को ज्यादा दिखाई दे रहा है, या ऐसा कुछ नहीं है, ऑल दीज ईयर्स यू हैव टू बी कॉशियस एंड अलर्ट? वी हैव टू रिमेन इक्वली कॉशियस। यहाँ पर ताइवान में लाइफ इज एज नॉर्मल। सब कोई अपने स्कूल जाते हैं, काम पे जाते हैं, मकान Business खरीद as रहे हैं, सबको लाइफ इज नॉर्मल हियर। डॉक्टर प्रिया ने बहुत बड़ी बात कही है कि हमेशा से यहां पर इस बात को लेकर सतर्कता रही है, कोई भी और इसी तरीके से देखिए, जहां संसाधन उतने नहीं हैं, वहां लोगों में जज्बा इतना ज्यादा है कि वहां के मॉल तक को किसी कंटिंजेंसी में कैसे युद्ध के लिए तैयार हो जाना है, इसके लेकर ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन अब सवाल दूसरा है, ये चाइना की तरफ से जो किया जा रहा है, ये ताइवान के लिए एक कॉन्टिन्यूअस थ्रेट है या ये अब इंटेंस थ्रेट हो गई क्योंकि 2027 की डेडलाइन करीब आ गई? ये जरा कॉमोडोर बहल आपसे भी जानना चाहता हूं मैं क्विकली। चाइना चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेटेजिक कोर्शन से ही अगर वो रीयूनिफिकेशन हो जाए और फोर्स का इस्तेमाल ना हो। लेकिन इनका जो 2022 का डॉक्ट्रीन है, जो कि व्हाइट पेपर है डिफेंस का, उस पर दो महत्वपूर्ण चेंजेस आए हैं पिछले डॉक्ट्रीन से। सबसे पहला, यूज ऑफ फोर्स से इनकार नहीं किया जा सकता, और दूसरा और उससे भी महत्वपूर्ण कि रीयूनिफिकेशन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव और जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, पहले क्लियरली कहा गया था कि उसको डिप्लॉय नहीं करेंगे ताइवान में, वो ड्रॉप कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ चिंताएं क्या ताइवान की और हमारी चिंताएं क्या एक जैसी चिंताएं? मैं क्यों कह रहा हूं, वो जरा खबर देख लीजिए। डॉक्टर संजय, आपके पास आ रहा हूं। उसके बाद चीन को विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग, जयशंकर ने कहा। अरुणाचल भारत का है और हमेशा रहेगा। चालबाजियों से जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी, डॉक्टर जयशंकर ने बात कही। सुन लीजिए जरा। Arunachal Pradesh is and will always be part of India, and no, this kind of tactics are not going to change anything on the ground. मैं एक बात जानना चाहता हूं डॉक्टर जयशंकर, और ये केवल देखिए अरुणाचल के संदर्भ में, ताइवान के संदर्भ में चिंता नहीं है। रूस तक को ये कह देते हैं व्लादिवोस्तोक के हिसाब से कि ये तो हमारा हिस्सा है। क्या कुछ जगहों पर अपनी स्टैंपिंग करते रहना, रीटरेट करते रहना, ये भी चाइना की स्ट्रेटजी का हिस्सा है क्या? आपसे। जी जी जी, देखिए, ये चाइना का जो कहते हैं कि एक रिविजनिस्ट पॉलिसी और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, देखिए कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। आप चाहे वो
ताइवान का विषय ले लीजिए, ताइवान की अपनी एक बहुत स्ट्रांग स्ट्रेटजी जिसको हम कहते हैं स्कॉर्पियन स्ट्रेटजी, वो जानता है चाइना कि आप मिलिट्रीली ऑक्यूपाइंग स्ट्रेटजी, वही स्कॉर्पियन स्ट्रेटजी। दूसरा जो भारत के साथ में ये बात मान के चलिए कि ये सिर्फ दबाव की राजनीति चाइना करना चाहता है। स्ट्रेटजी जो डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, कि उनका मकसद है कि भारत में और भारत के पड़ोसी में अपना सामान बेचना, अपना मार्केट एक्सेस करना। उनको पता है मिलिट्रीली भारत के साथ, भारत वो 1962 का भारत नहीं है आज भारत एक न्यूक्लियर पावर है। आज भारत एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और एयरफोर्स का पावर है और दुनिया की लार्जेस्ट जो नेवल फोर्स है वो भारत ने क्रिएट की हुई है। आप देखिए जो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मलक्का डायलेमा, कि आप अगर हमको हिमालय से थ्रेट करेंगे तो ये बात मान के चलिए कि चाइना का जो एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है मलक्का के माध्यम से ब्लॉक हो जाएगा। 10 दिन भी चाइना सस्टेन नहीं कर सकता। मलक्का डायलेमा एक दिन फिर डिस्कस करेंगे। भारत ने पूरा कंटेनमेंट पॉलिसी अपना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और आज वो 1962 का स्थिति नहीं है, आज दूसरा भारत है। आज भारत बदला हुआ है और ताइवान के संदर्भ में भी स्थितियां बहुत बदली हुई हैं। ताइवान को छोटा सा द्वीप समझकर और भारत को 62 वाला हिंदुस्तान समझकर चलने की गलती चाइना भी नहीं करेगा। अगली खबर देखिए, ईरान में भी आजादी की मांग हुई तेज। आजादी वाली आज जिन जगहों का मैं जिक्र कर रहा हूं, या जहां किसी एक्सपेंशनिस्ट से खतरा है और उससे खुद को आजाद बनाए रखने की चुनौती है, या फिर कहीं नागरिक इस बात के लिए उद्यत हैं कि जिस तरह की सरकार है वो तो दम घोंटू सरकार है, अब इससे अलग होना चाहिए, उसके संदर्भ में चर्चा हो रही है। ईरान में भी आजादी की मांग तेज हो गई। 50 से ज्यादा शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए हैं खामेनेई सरकार के खिलाफ। जेन ज़ी का आंदोलन, नेपाल में जैसा आपने जेन ज़ी आंदोलन देखा था, ईरान में उस तरीके से लगातार नए साल में यह आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता मांग रही है आजादी। ईरान के अजना में, ये असल में दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, शहर है ये ईरान का। ईरान के अजना में प्रदर्शनकारियों का बवाल हुआ है। अजना में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन फूंका। 3 प्रदर्शनकारियों की मौत पर भड़के जेन ज़ी। ईरान के नहावंद में बेकाबू हुए प्रदर्शनकारी, सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने पुलिस घेरा तोड़ा। प्रदर्शनकारियों ने 5 मुख्य चौराहे जाम किए। और अगली खबर यह कि जेन ज़ी आंदोलन की आग में जल रहा है ईरान। अलग अलग घटना में पिछले 24 घंटे में 7 नागरिकों की मौत हो चुकी है। हिंसक झड़पों में अब तक 17 से ज्यादा लोग घायल हैं। नहावंद में आधी रात को 4 इलाकों में हिंसा हुई है। और आपको यह भी बता दें कि इस बीच यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर नागरिकों पर सप्रेशन करेगा ईरान तो हम नागरिकों की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे और मैदान में आएंगे। मतलब यूएस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम ईरान के इस मामले में इंटरवीन करने से नहीं चूकेंगे अगर उन्होंने अपने नागरिकों को निशाना बनाया। इस स्टेटमेंट का क्या महत्व है वो भी समझेंगे आगे अपने मेहमानों से। लेकिन देखिए, ईरान में हक के लिए आजादी की लड़ाई, कठोर इस्लामिक कानून, महिलाओं पर थोपे गए जबरन हिजाब, नैतिक पुलिस का दबाव वहां इस तरीके से बना कि वहां पर लोग ये कहने लगे कि अब तो इससे आजादी चाहिए। ये कठोर इस्लामिक कानून, महिलाओं पर जबरन हिजाब, नैतिक पुलिस, मोरल पुलिस, वहां पर लोगों को आए दिन ये बताने लगी कि ये करो ये नहीं करो। लोगों को लगा सांसों पर भी पहरे लग रहे हैं। महसा अमीनी केस आपको मालूम है, हिरासत में मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। महिलाओं के अधिकार सीमित, पहनावे पर पहरा, पढ़ाई, काम और यात्रा पर नियंत्रण। जेन ज़ी इससे असंतुष्ट हुआ। युवा अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है और इसीलिए आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा का गिरना। अब आप ये समझ लीजिए कि 42% से ज्यादा महंगाई दर वहां चल रही है और लोग इस बात से परेशान हैं कि हमारे खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और हमारे ऊपर अनावश्यक पहरे भी लगाए जा रहे हैं। बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में आपसे टिप्पणी चाहूंगा संजय जी कि यहां ये बढ़ता चला जाएगा, वाकई अमेरिका इंटरवीन कर सकता है, सिर्फ स्टेटमेंट है? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि जो इंटरनल अनरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। उसका इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है, उसका फ्रीडम और पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी है। लेकिन तो आपके बयान से सर मैं आगे बढ़ाता, पहले 40 सेकंड एक्सीड हो चुका हूं और ये प्रोडक्शन। लेकिन ईरान इतना फ्रेजाइल गवर्नमेंट नहीं है ईरान की कि अमेरिका के इंटरफेरेंस से, और जैसे नेपाल, ईरान इतनी फ्रेजाइल गवर्नमेंट नहीं है और ये तो बीते दिनों हुए फेस ऑफ में भी दिखाई दे गया था। बहुत धन्यवाद आप सभी का।